हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल नंबर 1, यानी कि सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था क्रिया शारीर का और उसमें हमने कुछ 9 प्रिंसिपल्स की बात करी थी कि अगर आप आयुर्वेदा के डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो आपको ये 9 बेसिक प्रिंसिपल मालूम होने चाहिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। उसी में से पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं, दैट इज पुरुषस्य लोक तुल्यत्वम। नाम से समझ में आ रहा है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि पुरुष और लोक में क्या सिमिलरिटीज हैं, उनकी तुलना, दैट इज कंपैरिजन, इज कॉल्ड पुरुषस्य लोक तुल्यत्वम। तो यहां पर पीछे आपको एक श्लोक दिखाई दे रहा होगा। उस श्लोक को डिस्कस करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी एंड नेचर इज कंपेयर्ड इन दिस प्रिंसिपल। All principle in macrocosm are present in microcosm in subtle form। हमने इसी को बात करी थी, थ्योरी ऑफ माइक्रोकॉस्म एंड मैक्रोकॉस्म। समझो मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूं। मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म, अब मैक्रो का मतलब आप सभी को मालूम है कि लार्ज, कोई बहुत बड़ी चीज है, दैट इज कॉल्ड मैक्रो। और माइक्रो का मतलब होता है छोटी सी चीज, स्मॉल। अब अगर हम बात करें पुरुष की, तो पुरुष, अब पुरुष का मतलब यहां पर वो पुरुष नहीं जो महिला और पुरुष लिखा होता है स्टेशन वगैरह पे या कहीं भी आप लोग जाते हैं जहां वहां लिखा रहता है, वो वाला महिला पुरुष नहीं। यहां पुरुष का मतलब हो गया शरीर या ह्यूमन बॉडी। उसकी तुलना की गई है, उसका कंपेयर किया गया है किससे? मैक्रो मींस लार्ज, और लार्ज क्या है? दैट इज संसार, या इसी को लोक बोला गया है आयुर्वेद की भाषा में। तो इस संसार का एक छोटा सा पार्ट है क्या? पुरुष या ह्यूमन बॉडी। उसी को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इस प्रिंसिपल में, दैट इज पुरुषस्य लोक तुल्यत्वम। अब पीछे आपको एक श्लोक दिखाई दे रहा है, दैट इज यावंतो ही लोके भाव विशेषा तावंतः पुरुषे। सेकेंड लाइन कह रही है यावंता पुरुषे तावंतः लोके। जो चीजें आपको पुरुष में देखने को मिल रही हैं वही चीजें लोक में भी देखने को मिलेंगी। यावंतो ही लोके भाव विशेषा तावंतः पुरुषे। जो भाव आपको लोक या संसार में देखने को मिल रहे हैं वही पुरुष में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिंपल सा यही मतलब है। अब यहां पर लिखा हुआ है चरक शरीर स्थान 5th रेशियो 3। इसका क्या मतलब है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी कोई श्लोक लिखा जाता है तो नीचे उसका रेफरेंस भी दिया जाता है। बहुत बार स्टूडेंट्स श्लोक तो लिख देते हैं, एक्सप्लेन भी कर देते हैं, फिर कह देते हैं कि हमें 5 नंबर में 3 क्यों मिले हैं, 3.5 क्यों मिले हैं, 4 क्यों मिले हैं, 4.5 क्यों मिले। बहुत अच्छा लिखा होगा तब भी 4.5 देंगे, 5 में 5 देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने श्लोक लिखा, एक्सप्लेनेशन लिखा, लेकिन वहां पर वो श्लोक कहां से आया है उसका रेफरेंस आपने नहीं लिखा। इस रेफरेंस को लिखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि श्लोक को लिखना। अब रेफरेंस में लिखा है चरक शरीर स्थान 5:3 का मतलब होता है, 5 का मतलब हो गया 5th चैप्टर 5, और ये /3 का मतलब हो गया श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 3। अगर आप लोगों के आसपास चरक संहिता रखी हुई है तो वहां पर आप खोलिए शारीर स्थान, चरक में शारीर स्थान जब आप खोलेंगे तो 5th चैप्टर खोलिए और 5th चैप्टर का 3रा श्लोक जो होगा वो यही होगा। मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाता हूं आज। देखिए ये चरक है, आप सभी के पास होगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले हैं तो अभी आपके पूरे उतने चैप्टर नहीं है, शायद शरीर स्थान नहीं होगा, सूत्र स्थान के कुछ 12 या 15 चैप्टर हैं, आई एम नॉट श्योर, शायद 12 चैप्टर हैं, 12 अध्याय ही हैं। लेकिन हम बात करें इस चरक की तो बुक तो यही है, अभी कोर्स के हिसाब से जो है बुक अलग नहीं हुई है। तो ये बुक अगर आपके पास है तो इसमें आप शारीर स्थान खोलिए। देखिए पीछे दे रखा है शारीर स्थान, और शारीर स्थान जब आप खोलेंगे तो 5th चैप्टर निकालिए। फिफ्थ चैप्टर जब आप निकालेंगे पुरुष विचयम मिला,
5th चैप्टर दैट इज पुरुष विचयम। और पुरुष विचयम में जब आप तीसरा श्लोक खोलेंगे, ये देखिए श्लोक नंबर तीसरा, श्लोक नंबर 3 सबसे ऊपर ही दे रखा है, और वहीं पर देखो दे रखा है यावंतो ही लोके भाव विशेषा तावंता पुरुषा, यावंता पुरुषे तावंतो लोके इत्येवं वादिनम। यही चीज यहां पर बताई गई है, ठीक है। तो यही चीज यहां पर बताई गई है और इससे समझ में आता है कि ये रेफरेंस जो है वो बिल्कुल सही है। कभी भी कोई श्लोक अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो तुरंत उसका रेफरेंस देखें और बुक में खोल करके देख लें कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं। इस प्रिंसिपल में हम लोग कुछ दो चीजों की बात करने वाले हैं। पहला, द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी जस्ट लाइक द कंपोनेंट ऑफ नेचर। जैसे कि नेचर में हमें कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, वही कंपोजिशन हमें ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलेंगे। दूसरा, एक्टिविटीज इन ह्यूमन बॉडी आर आल्सो सिमिलर टू दैट अकरिंग इन नेचर। और जो जो एक्टिविटीज इस नेचर में हो रही है वही एक्टिविटीज हमारी बॉडी में भी देखने को मिलेंगी। एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि जो फंक्शन हमें संसार में देखने को मिल रहा है वही फंक्शन हमारी बॉडी का भी होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल सिमिलैरिटी, और ऊपर वाले को बोला है एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी। एक एक करके हम लोग दोनों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले वाले की, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल। तो अब बात करते हैं हम लोग पहला एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी के बारे में। तो एनाटॉमिकल सिमिलरिटी में हम देखेंगे यूनिवर्स इज डेवलप्ड फ्रॉम 5 बेसिक एलिमेंट और प्रीमोर्डियल सब्सटेंस दैट इज पंच महाभूत। आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट माई प्रीवियस लेक्चर कि पंच महाभूत क्या होते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, द ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म फ्रॉम द सेम बेसिक एलिमेंट। वही बेसिक एलिमेंट जो हमें संसार में दिख रहे हैं, यूनिवर्स में दिख रहे हैं, वही ह्यूमन बॉडी में भी देखने को मिलेंगे। कौन कौन से होंगे? वही आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यहां पर सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, पृथ्वी, आपः, तेजः, वायः और आकाश। अब छोटी सी चीज मैं आपको याद दिला देता हूं, शायद आपको याद नहीं होगा। इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम RSS स्कूल्स लाइक सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, अगर कोई इस तरह के स्कूलों से है तो वहां पर जब प्रेयर होती थी तो पढ़ा होगा आपः शांति, ओषधयः शांति, पृथ्वी शांति। ये एक मंत्र उच्चारण हुआ करता था जब सुबह प्रेयर होती थी। इसका मतलब क्या है? हम जितनी भी चीजें हैं, ये पंच महाभूत जो हैं, इस श्लोक के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से उनसे बोलते हैं शांति, ओषधयः शांति, आपः शांति। ये सारी चीजें क्या है? हम बोल रहे हैं कि शांत रहो। अगर ये सारी चीजें शांत रहेंगी ना तो यही हमारे मन से जुड़ी हुई है, हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, ये हमारे शरीर भी शांत रहेगा। इसीलिए आपको याद होगा, आई एम ऑल्सो स्टडीड इन सरस्वती विद्या मंदिर। I completed my 10th class from सरस्वती विद्या मंदिर in 2011 और वहाँ पर मुझे चीज़ें याद हैं। और एक चीज़ जो शायद मैंने यूपी बोर्ड के ना तो स्टूडेंट्स में सुनी है और ना कभी मैंने अपने 10th तक में ये सुना है, दैट इज डिप्रेशन। आजकल 9, 10th, 11, 12th के बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन पहले जब मैं था शायद मैंने ये वर्ड कभी नहीं सुना। हमारे यहाँ टीचर्स इतना मारते थे, दर्द होता था, फिर कल उन्हीं के पास ट्यूशन पढ़ने जाते थे, फिर हंसने लगते थे, वो फिर मारते थे, फिर थोड़ा सा रोते थे, आंसू बहाते थे और उसके बाद फिर कल उन्हीं के पास जाते थे। शिकायतें नहीं करते थे कि उन्होंने मारा, इवन हम तो बताते भी नहीं थे, हाथ छुपा लेते थे अगर छड़ी का निशान बनाए कि घर वाले और मारेंगे। आजकल तो थोड़ी सी डांट पड़ जाए तो तुरंत एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मुझे ऐसा कह क्यों दिया। क्यों? क्योंकि ये जो मंत्र उच्चारण है ये कहीं ना कहीं नेचर का हमारी बॉडी से एक कनेक्शन था। हम लोग अगर नेचर के लिए कुछ कह रहे होते थे तो वो जो आवाज हमारी नेचर में जा रही होती थी वो कहीं ना कहीं लौट के आ रही होती थी और हमारे मन को, हमारे शरीर को शांत रखती थी। इसलिए कितनी भी चीजें हो जाएं, कितने भी मार्क्स कमाएं, कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, ना तो बहुत ज्यादा खुश होते थे और नॉर्मल चीजों में रोते थे। तो अभी धीरे धीरे जब आयुर्वेदा पढ़ेंगे तो चीजों समझ में आएंगी कि आयुर्वेदा है क्या, क्यों कहते हैं आयुर्वेदा को लाइफ ऑफ साइंस। मेडिकल साइंस नहीं है, जिंदगी की साइंस भी है। ये चीज मैंने पहले लेक्चर में बताई थी। तो यही वजह है।
आओ अब बात करते हैं इसकी, वरना सोचेंगे सर क्या बताने लग गए। खैर बात करते हैं महाभूत की। तो महाभूत को समझते हैं कि व्हाट इज महाभूत। अब महा को अगर हम अलग करें और भूत को अलग करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि महा ऑल परवेडिंग, इसका क्या मतलब है। और भूता भू भवती या टू एग्जिस्ट, भवत संस्कृत में भवती का मतलब होता है होना, कोई चीज अगर हो रही है दैट इज भवती। टू एग्जिस्ट नेचर, ये चीज नेचर में एग्जिस्ट करती है, दैट्स व्हाई इट इज भू भवती। महा का मतलब होता है ऑल परवेडिंग, कोई भी चीज अगर हर जगह पाई जाए, या हिंदी में इसका बहुत अच्छा नाम है दैट इज सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। अब महा वर्ड आपने और भी कहीं सुना होगा, अगर मैं आपको बताऊं कि सर्वव्यापी का मतलब होता है जो हर जगह व्याप्त हो। आपने देवों के बारे में अलग अलग नाम सुने होंगे, लेकिन एक देव सबसे बड़े हैं जिनके आगे महा लगता है, दैट इज महादेव। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं। अगर बेसिक गॉड की बात करें जिनसे बाकी सारे गॉड्स बने हुए हैं, तो बेसिक जो हैं वो हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी जिसने इस सृष्टि की रचना की, विष्णु जिनके कई सारे अवतार भी हुए, राम जी को भी हम लोग मानते हैं, रामायण काल था, फिर हम लोग कृष्ण जी को भी बोलते हैं विष्णु का अवतार जब महाभारत काल हुआ। फिर महेश, महेश जी किसी का अवतार नहीं है, वो क्या है, वो देवों के देव महादेव हैं, इसलिए उनका नाम महा है। एक और भी चीज है, उनको महादेव इसलिए भी बोलते थे क्योंकि उनकी हाइट, मैंने ऐसा कहीं सुना है कि उनकी हाइट जो है वो 9 फीट थी, बहुत ऊंचे कद के थे, ऊंचे स्वभाव के थे, दैट्स वाई ऑल्सो कॉल्ड महादेव। लेकिन महा मतलब यहां पर क्या है, सर्वव्यापी। तो आप लोग इस बात से भी याद रख सकते हैं कि महादेव, महादेव भी क्या है, सर्वव्यापी है, इसीलिए उनका नाम सिर्फ गॉड नहीं है बल्कि क्या है, ऑल परवेडिंग गॉड, जो सारे देवों के देव हैं, दैट इज कॉल्ड महादेव। तो यही वैसे ही यहां पर बोला गया है कि ये जो महाभूत हैं वो क्या है, सर्वव्यापी। कुछ भी हो रहा है सबसे ऊपर क्या आएगा, आपके पंच महाभूत आएंगे। अगर उनको बैलेंस कर लिया तो आपकी पूरी हेल्थ जो है वो मेंटेन हो जाएगी, वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है महाभूत का मतलब। दिस मीन्स दैट महाभूत और एलिमेंट आर ऑल परवेडिंग। Hence, Ayurveda state that each and every element of this earth is formed from these 5 basic element. यहां पर इन्होंने क्या बताया कि जो यूनिवर्स में महाभूत पाए जा रहे हैं वही पंच महाभूत हमारे ह्यूमन बॉडी में भी देखने को मिलते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज एनाटॉमिकल सिमिलर विद यूनिवर्स। पुरुषस्य लोक तुल्यत्वम। एक श्लोक भी है, सर्व द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन् अर्थे। ठीक है, ये नोट्स में नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखी है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे ये नोट्स डाल दूंगा। ये नोट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग बेटर हो या आपको लगता है कि आप पेपर में कहीं ना कहीं लिख नहीं पाएंगे 3 घंटे, तो कोशिश यही करो कि इसको लिखना शुरू कर दो। ठीक है, और अगर आलसी हो, नहीं लिखना चाहते हो, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दैट इज फंक्शनल सिमिलैरिटी। Now we are going to discuss about the next thing, that is functional similarity. नाम से समझ में आ रहा है कि जो फंक्शन हमें यूनिवर्स में देखने को मिलेंगे वही सिमिलर फंक्शन हमें ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू अगर समझेंगे तो कुछ चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो चलो बात करते हैं। पीछे आपको श्लोक दिखाई दे रहा होगा, अभी इसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं कि इन यूनिवर्स एज लॉन्ग एज देयर इज बैलेंस इन दीज एलिमेंट द यूनिवर्सल एक्टिविटीज आर रेगुलर एंड आर वेरी स्मूथ। कह रहे हैं कि नेचर में कुछ चीजें हैं, अगर उनकी एक्टिविटीज जो है वो नॉर्मल रही तो जितने भी फंक्शन है यूनिवर्स के वो बहुत ही स्मूथ चलेंगे। द इम्बैलेंस डिस्टर्ब ऑल यूनिवर्सल फंक्शन, और अगर वहां पर डिस्टर्बेंस आया तो सारे फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, when there is excess activity of principle of वायु महाभूत। हमने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 महाभूत की बात करी, लेकिन उसमें से अगर वायु महाभूत में कोई चेंजेस आया, उसकी एक्टिविटीज में कोई परिवर्तन हुआ, तो वी ऑब्जर्व दैट इट कैन रिजल्ट इन वेरियस साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स एंड अर्थक्वेक्स। होगा क्या कि वायु महाभूत, अगर यूनिवर्स में, संसार में वायु महाभूत में कोई चेंज हुआ
तो बहुत सारे स्टॉर्म्स देखने को मिलेंगे, साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे या अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। एक्सेस एक्टिविटी ऑफ जल महाभूत कैन कॉज हैवी फ्लड। अगर जल महाभूत उसकी एक्टिविटी बढ़ गई तो हमें क्या देखने को मिलेगा, बाढ़ वगैरह आ जाएगी। अब नेक्स्ट पीछे आपको जो श्लोक दिख रहा है उससे समझने की कोशिश करो। यहां पर उसने बोला है कि विसर्गो आदान विक्षेपे सोम शूर अनिला यथा धारयंती जगत देहम कफ पित्त अनिला स्ततः। इसका मतलब क्या हो गया, विसर्ग, आदान और विक्षेप, तीन चीजों की बात करी है और यही फंक्शन किससे जोड़ करके बताए गए हैं, कफ, पित्त और वात से। अब किस तरह से जोड़कर बताए गए हैं इसकी बात कर लेते हैं। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द यूनिवर्स आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स। पूरी यूनिवर्स की अगर एक्टिविटी देखें तो कुछ तीन भागों में डिवाइड होगी। पहला विसर्ग, दिखाई दे रहा है, पहला विसर्ग, टू गिव स्ट्रेंथ या यूनियन, क्या करेगा, ताकत देगा या जोड़ेगा, यूनिटी बनाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनियन। सेकंड आदान, टू टेक अवे या ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज या डाइजेशन। आदान का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान आपने सुना होगा, प्रदान टू गिव, आदान टू टेक। अब यहां पर टेक का मतलब दिया है इसने ट्रांसफॉर्मेशन से है, ठीक है। टेक अवे का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज या डाइजेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन आगे दिया है चेंज और डाइजेशन। डाइजेशन में हमें चेंज देखने को मिलता है, हम नॉर्मल जो फूड खाते हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता, पहले वो ट्रांसफॉर्म होता है। अगर हम डाइजेशन की डेफिनेशन पे ध्यान दें तो एनसीईआरटी ने बोला है द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। यानी कि जो फूड हमने खाया है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको कन्वर्ट किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया किसमें, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो ये आपका क्या है, आदान। नेक्स्ट विक्षेप, मूवमेंट। जैसे कि नेचर में मूवमेंट होता है वैसे हमारे शरीर में भी मूवमेंट होता है। These three main functions are carried by the principle present in moon and rain, sun and wind. Moon and rain contain the principle of cohesion, which is responsible for keeping the molecule intact and thereby helping the new growth. अगर हम बात करें चंद्रमा और रेन यानी बरसात की, तो वो क्या कर रहे हैं, कंटेन द प्रिंसिपल ऑफ कोहेजन। कोहेजन क्या होता है, फिजिक्स में ये टर्म आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, कोहेजन। अब कुछ लोग कोहेजन का मतलब समझ रहे होंगे चिपकना, चिपकना, चिपकना तो सही समझ रहे हैं, लेकिन कौन सा वाला चिपकना, ये चिपकना वो ग्लू वाला नहीं है जो ग्लू आता है, ठीक है, वो चिपकना बिल्कुल भी नहीं है। कोहेजन का मतलब मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। कोहेजन इज जस्ट लाइक, अगर आपने कभी गिलास में पानी पिया है, ऑब्वियसली पीते ही होंगे, आजकल तो लोग बॉटल में ही प्रेफर करते हैं, गिलास में बहुत रेयरली पी रहे हैं। अगर गिलास में पानी पियोगे और गिलास को जब उल्टा करोगे पानी पीने के बाद, या गिलास का पानी फेंक दोगे, तो देखोगे कि कुछ पानी की जो बूंदें हैं वो गिलास के ऊपर सरफेस पे आपको चिपकी हुई दिखाई देंगी जब गिलास को उल्टा करोगे, ठीक है। तो वो जो सरफेस पे चिपकी होगी दैट इज कॉल्ड कोहेजन। उस वाले चिपकने की हम लोग बात कर रहे हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द मॉलिक्यूल इंटैक्ट एंड देयर बाई हेल्पिंग द न्यू ग्रोथ। और इस तरह से क्या होता है, मॉलिक्यूल इंटैक्ट में रहता है और फिर आगे नई ग्रोथ करता है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अभी मून और रेन का एग्जांपल मत समझ लेना, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। द सन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ थर्मोजेनेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन। अब सन का काम क्या होता है, सूर्य का काम क्या होता है, थर्मोजेनेसिस। थर्म मींस टेम्परेचर और जेनेसिस मतलब टू प्रोड्यूस। जो टेम्परेचर को प्रोड्यूस करे, टेम्परेचर को बनाए, गर्मी क्या कर रहा है, टेम्परेचर को ही तो इंक्रीज कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। या एक और बोला है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए बोला है कि सूर्य की रोशनी बहुत जगह काम आती है। ड्यू टू द हीट प्रोवाइडेड बाय दिस प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन क्रॉप्स और फ्रूट्स। अगर हम देखें कई बार तो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं, अगर सूरज ना निकले तो वो सूखने लग जाते हैं। अगर सूर्य की रोशनी ठीक से ना मिले तो फ्रूट्स नहीं निकलते। अलग अलग समय पे अलग अलग खेतों में बुआई होती है, क्यों, क्योंकि सूर्य की रोशनी भी क्या करती है, खेती में सहायता करती है कि इस समय पे ये फसल, इस समय पे ये फसल। मिट्टी तो सेम ही है लेकिन सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है। अभी भी कई जगह पर सूरज नहीं निकल रहा, ठंड काफी पड़ रही है, मेरे टोपे से दिख रहा होगा आपको, है ना, ठंड की वजह से ही लगाया हूं, क्योंकि
हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं ना, बिल्कुल उंगलियां ठंडी हो जाती है, लिखते नहीं बनता। तो इस तरह से फिर रेडी होना पड़ता है। और टाइम भी इतना हो रहा है कि ठंडक काफी है। ठीक है, तो सूर्य की रोशनी इन सब चीजों में जरूरत होती है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय विंड। अब हवा का काम क्या होता है? मूवमेंट। अब जब हम छोटे थे तो एक चीज हमारे दिमाग में आया करती थी, या गर्मी में आपने फील भी किया होगा, जब आप छत पे बैठे हो या कहीं पेड़ के नीचे बैठे हो या बाहर टहल रहे हो, तो ऐसे पेड़ों की तरफ देखते हैं कि एक भी पत्ता नहीं हिल रहा पेड़ का, थोड़ा सा पत्ता हिले तो हवा लगे। लेकिन होता क्या है? क्या सच में पत्ते के हिलने से हवा लगती है क्या? नहीं ना। हवा चलती है तब पत्ते हिलते हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते थे? थोड़ा सा पत्ता हिले तो हवा लगे। तो पत्ते जो है वो हवा को नहीं चलाते, हवा जो है वो पत्तों को हिलाती है। तो विंड का काम क्या है? मूवमेंट। वी थिंक दैट विंड मूव्स थिंग्स इन द नेचर। हमें ऐसा क्या लगता है कि हवा जो है वो क्या कर रही है? सारी चीज को मूव करा रही है। एक्चुअली द प्रिंसिपल बिहाइंड द विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट लाइक सी टाइड्स, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। हम सी टाइड्स, समुद्र में जो ज्वार भाटा वगैरह देखते हैं, या प्लैनेट का मूवमेंट देखते हैं, ये सारी किसकी वजह से है? विंड की वजह से है। दीज फंक्शन कीप द बैलेंस इन द नेचर। और अगर ये सारी चीजें बैलेंस में रहें तो नेचर भी कैसा रहेगा? बैलेंस में रहेगा ना। द सेम फंक्शन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू देयर माइन्यूट एनर्जीज विच आर नोन एज कफ, पित्त और वात रिस्पेक्टिवली। यही सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, विंड का जो काम है, जो हमने देखा सूरज का काम है गर्मी पहुंचाना, थर्मोजेनेसिस, रेन का जो काम है, पानी का जो काम है, यही सारी चीजें हम कहाँ देखेंगे? कफ, पित्त और वात में देखेंगे। लेकिन आज नहीं, क्योंकि पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, वात के ऊपर, पित्त के ऊपर, कफ के ऊपर। तो जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो इस बारीकियों की भी बात करेंगे और वहां पे डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे वात जो है वो वायु या विंड का काम कर रहा है, विंड से कैसे रिलेटेड है। पित्त जो है कैसे अग्नि, सूर्य से रिलेटेड है, डाइजेशन में कैसे हेल्प कर रही है, वहां पे बात करेंगे। कफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। These three energies maintain the balance of all function in the human body। जिस तरह से इस यूनिवर्स में ये विंड हो गई, रेन हो गए, सन हो गया, मून हो गया, ये सारी चीजें यूनिवर्स को बैलेंस करके रखते हैं ना, उसी तरह हमारी बॉडी में ये वात, पित्त, कफ भी हैं, जिन्हें त्रिदोष के नाम से जानते हैं। लेक्चर बहुत अच्छा सा मैंने बनाया हुआ है, बेसिक लेक्चर है क्रिया शारीर का। जिन्होंने नहीं देखा नीचे लिंक दे रखी है, देख लेना। बेसिक लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर सीधा डायरेक्ट पहला ये लेक्चर देख रहे हो तो आई थिंक कि कुछ चीजें हैं जो आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ रही हैं, समझ में तो आएगा ही आएगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं देखा है पहले का लेक्चर तो देख लेना, उसके बाद ये लेक्चर देखना और अच्छे से समझ में आएगा। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड त्रिदोषा। इनको क्या बोलते हैं? त्रिदोष। तो जिस तरह से वो सारी चीजें यूनिवर्स को बैलेंस कर रही हैं, वैसे ही वात, पित्त, कफ हमारी बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं। अब एक तरह से कंपैरिजन देख लेते हैं हम लोग कि कौन किसके इक्विवेलेंट है, उसकी बात कर लेते हैं। इस टेबल को देखने से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं और उसके हिसाब से फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये टेबल का क्या मतलब है। तो पहले एग्जांपल को देख लेते हैं कि सन और अदर टाइप ऑफ हीट इज इसेंशियल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जैसे सूरज की रोशनी जरूरी होती है फलों को पकाने के लिए, वैसे ही सिमिलरली डाइजेशन अकर ड्यू टू पित्त दोष विच इज गवर्न्ड बाय द हीट प्रिंसिपल। वैसे ही हमारे शरीर में पित्त की वजह से डाइजेशन होता है। नेक्स्ट, लीव्स ऑफ ट्री मूव बाय एयर करंट। पत्तियां जो होती हैं पेड़ों की एयर करंट के थ्रू ही मूव करती हैं। सिमिलरली मूवमेंट ऑफ लेग्स एंड हैंड्स, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन अकर्स ड्यू टू वात दोष विच इज गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रपल्सन। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग पेड़ों की पत्तियां हवा की वजह से मूवमेंट देख रहे हैं, वैसे ही वात दोष का काम होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपल्सन के थ्रू ही। वात जो होता है हमारी बॉडी में बाकी की एक्टिविटीज कराता है, जैसे कि एक्सक्रीशन हो गया या हाथ पैरों का जो मूवमेंट हो गया, ये सारी किसकी वजह से होते हैं? वात दोष।
थर्ड बात करें तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एंड प्लांट किंगडम आर प्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कोल्ड कोहेजन प्रेजेंट इन रेन और मून विच अकर्स ड्यू टू कफ दोष विच इज गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कोहेजन। जिस तरह से मून का काम होता है वही हमारी ह्यूमन बॉडी में कफ का भी काम होता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल क्या बताता है, ये जो पहला प्रिंसिपल है, ह्यूमन बॉडी इज एन एपिटोम ऑफ द यूनिवर्स, मैन इज अ पार्ट ऑफ नेचर, देयरफॉर एनवायरमेंटल चेंजेस अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी फेवरेबली और एडवर्सली। सीधी सी बात है, ये हमें क्यों प्रिंसिपल समझाया गया? ये प्रिंसिपल इसलिए समझाया गया है, कह रहे हैं कि पुरुषस्य लोक तुल्यत्वम, यानी कि कहीं ना कहीं जैसे लोक या संसार में जो चीजें हो रही होंगी वही हमारे शरीर में भी होंगी। इसीलिए कभी भी आप देखेंगे कि हर जगह का जो मरीज हो ना, जो पेशेंट है, वो एक अलग ही तरह की बीमारी पाई जा रही है वहां पर। कई बार आपको यह भी पूछना पड़ता है पेशेंट से कि आप किस जगह से आए हैं, क्योंकि जिस जगह से आए हैं वहां उस तरह की बीमारियां देखी जा रही हैं। हर शहर का, हर देश का, हर स्टेट का अपना खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, वहां की वायु अलग है, तो उस तरह से बीमारियां भी होती हैं। जैसे नॉर्मली हम शहर बदलते हैं तो कहते हैं ना कि पानी बदला है इसलिए जुकाम हो गया, इसलिए तबीयत खराब हो गई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो संसार में चेंजेस हो रहे हैं वही हमारी बॉडी में भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो संसार में चेंज हो रहे हैं, जिस जगह हम रह रहे हैं वहां की जो जलवायु है वो हमारे शरीर को भी चेंज करती है। इसलिए हर पेशेंट से आपको ये भी पूछना जरूरी है कि आप कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ रहते रहे हैं। और हो सकता है कि जो जुकाम बुखार है, कई बार ब्लड चेक भी कराते हैं, उसमें कुछ नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत काफी दिन से खराब होती है, तो उससे पूछना पड़ता है कि आपने क्या अभी अभी शहर बदला है क्या, कोई जगह बदली है क्या, या आप देश बदल कर आए हैं क्या। अगर ऐसा है तो बॉडी में चेंजेस जरूर होंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल यहां पर साबित करता है पुरुषस्य लोक तुल्यत्वम, कि जो भी लोक में संसार में चेंजेस होंगे वो बॉडी में भी देखने को मिलेंगे। अब नीचे वाली लाइन की बात करते हैं। नीचे वाली लाइन क्या कह रही है? हेंस आयुर्वेदा टीचेस अस हाउ टू मेक अ फ्रेंडशिप विद नेचर फॉर मेंटेनिंग आवर हेल्थ। इसलिए आयुर्वेदा हमें क्या सिखाती है इस प्रिंसिपल से? आयुर्वेदा सिखाती है कि हमें नेचर के साथ एक दोस्ती बनाकर रखनी है। अगर हम नेचर के साथ एक दोस्ती बनाकर रखेंगे तो हमारे हेल्थ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और मोस्ट ऑफ द टाइम हम हेल्दी रहेंगे। तो मेडिकल लाइन का एक कड़वा सत्य ये भी है कि डॉक्टर खुद की मेंटल हेल्थ को खराब करके साइकोलॉजिस्ट बनता है। दूसरों को भले ही दवा दे पा रहा है, दूसरों को भले ही बता पा रहा है, लेकिन खुद की मेंटल हेल्थ खराब किए पड़ा है। मेडिकल लाइन में रात रात भर, दिन दिन भर ड्यूटी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरों को बताते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सही खाना चाहिए, सही टाइम पे खाना चाहिए। तो ये मेडिकल लाइन का कुछ एक कड़वा सत्य है, जहां आपको अपनी हेल्थ खराब करनी पड़ती है दूसरों की बनाने के लिए। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। कहीं अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो या कोई साइनिंग चीज आ रही हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे स्टूडेंट ने किसी ने बताया मुझे कि सर थोड़ा सा शाइनिंग हो रहा है या चीज़ें दिख नहीं रही हैं, तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता दिया करिए, मैं कोशिश करूंगा उसे नेक्स्ट टाइम पे। एक्चुअली वे लाइटनिंग ऐसी है कि हो सकता है शाइनिंग आ रही हो, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे डीएम कर सकते हैं, सॉरी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझे डीएम करके भी बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर के साथ। टाटा बाय बाय।